नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत की छुट्टी, कल तय होगा नया मुख्यमंत्री। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कल, जेजेपी विधायकों पर नजर। सी वोटर के सर्वेक्षण में ममता बना रही है हैट्रिक, असम में कांटे की टक्कर। किसान आंदोलन पर इंग्लैंड की संसद में हुई बहस पर मोदी सरकार नाराज। मनसुख की मौत पर राजनीति शुरू, फडणवीस ने कहा सचिन वजह गिरफ्तार हो। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बीते कुछ दिनों से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर बाजार गर्म था और अंत में ये चर्चाएं सही साबित हुई। रावत ने मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बुधवार को दिन में 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। रावत 4 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इस्तीफे के बाद रावत ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी और संघ के विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री पद पर काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी नौबत क्यों आई जो उनको हटाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इसके जवाब के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 4 नामों की चर्चा मीडिया में हो रही है। इनमें पहला नाम धन सिंह रावत, दूसरा सतपाल महाराज, तीसरा अनिल बलूनी और चौथा अजय भट्ट का है। बीजेपी को जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपना कार्यकाल पूरा कर सके थे। इससे पहले बीजेपी ने 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हटा दिया था और उनकी जगह मेजर जनरल रहे भुवन चंद्र खंडूरी को फिर से इस कुर्सी पर बैठाया था। 2012 से 2017 तक चली कांग्रेस की सरकार ने भी 2 मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरीश रावत दिए थे। तो उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य, वहाँ स्थिरता बहुत कम रहती है। या तो सरकारें बदल जाती हैं या फिर सरकारों में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, और यही बीजेपी के राज्य में भी देखा जा रहा है। कई मोटी बातें हैं। एक तो पहली यह है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया क्यों गया। कहा जा रहा है कि उनके मंत्रिमंडल में, पार्टी में असंतोष था, विधायक दल में असंतोष था उनके कामकाज को लेकर। लेकिन मुख्य रूप से ये बात जो वहाँ प्रेक्षक भेजे गए थे और हाईकमान का रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते हुए अगले साल होने वाले उत्तराखंड चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष भी है और पार्टी के अंदर भी असंतोष पैदा हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, जो चिंता की बात आलाकमान के लिए रही होगी, वो ये थी कि किसान आंदोलन की वजह से जो तराई वाले इलाके हैं, खासतौर से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों में अच्छी खासी एक आबादी है जो किसानों की, जो सरकार के विरोध में खड़ी थी और असंतोष वहाँ बढ़ रहा था। इस इलाके से 20 सीटें आती हैं और अगर ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को न हटाया गया तो उससे नुकसान हो सकता था। हालांकि किसान आंदोलन अपनी जगह पर है, उसका मुख्यमंत्री के हटने न हटने से उतना संबंध नहीं है, लेकिन शायद आलाकमान को लगता है कि चेहरा बदलने से चीजें बदल जाती हैं। तो ये एक रणनीतिक कदम है चुनाव के पहले का। अब जो भी नेता बनेगा, हम सब जानते हैं कि वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों का जलवा रहता है, बाकी सब नीचे आते हैं। तो और कुमायूं और गढ़वाल 2 क्षेत्रों के में बैलेंस बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से चलेगी। ये भी हो सकता है कि इस बैलेंस को दोबारा से नए सिरे से परिभाषित कर दिया जाए जो अभी कायम है, और ये भी हो सकता है कि चूंकि मोदी राज में जो मोदी चाहते हैं वही होता है, तो मोदी जिन्हें अपना खास समझेंगे उनको वहां भेजा जाएगा। एक तीसरी बात ये भी देखी जाती है कि उत्तराखंड से बहुत सारा धन पार्टी के फंड में और ऊपर पहुंचाया जाता है, तो जो मुख्यमंत्री इस मामले में
कामयाब रहता है उसकी पूछताछ ज़्यादा होती है, उसे लंबा सब वक्त मिल जाता है। और शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले में इतने दिनों तक अगर बने रहे पद पर तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी होगी। आने वाला मुख्यमंत्री किस दिशा में क्या कर पाता है ये देखने की बात है। अगली खबर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन भी करेंगे। पहला तो ये कि satyhindi.com का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो निवेदन है कि आप उसे तुरंत डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से भी ये काम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए लिंक मौजूद है। दूसरा निवेदन ये है कि हम satyhindi.com आपके लिए अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, अच्छा कवरेज देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपसे मदद की उम्मीद भी रखते हैं, आर्थिक मदद, जिससे हम अपने साधन संसाधनों को बढ़ाकर अब हम अपने कवरेज का दायरा बढ़ाएं और उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएं। तो आपसे निवेदन है कि हमारी सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आप देख लीजिए, इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और अपने लिए एक सदस्यता फौरन चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि इन दोनों निवेदन पर आप जरूर अमल करेंगे। अगली खबर लेते हैं। कल आ रहे कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से खट्टर सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सभी की नजरें जेजेपी के विधायकों पर टिकी हुई है, उनके समर्थन पर ही कट्टर सरकार टिकी हुई है और अगर वे खिलाफ वोट करेंगे तो वो धराशायी हो सकती है। किसान आंदोलन की वजह से उन पर भारी दबाव है कि वे खट्टर सरकार का साथ न दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाएं कि वो अविश्वास प्रस्ताव में खट्टर सरकार का विरोध करें, नहीं तो चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। दबाव की झलक टोहाना से जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली के बयान में देखने को मिली है। उन्होंने सदन में गांव के लोगों द्वारा नेताओं का बहिष्कार किए जाने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण ग्रामीण हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। आज जब हम गांव में निकलते हैं तो फोन आते हैं कि भाई साहब गांव में मत आना। ये एक समस्या बनकर उभरा है। बबली ने कहा कि किसानों के हालात चिंताजनक हैं और ये आंदोलन राज्य के हित में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट से मांग करता हूं कि इस किसान आंदोलन का समाधान करवाया जाए। बबली ने कहा, जिस तरह से किसान 100 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर बैठे हैं, ये चिंता का विषय है। बबली ने कहा कि हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां वहां बैठी हैं, वे अपनी खुशी से बाहर नहीं बैठे हैं। तो बबली के बयानों में चिंता भी दिखती है। ये भी चिंता दिखती है कि अपना राजनीतिक आधार खिसका जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के खिलाफ ये लोग खड़े हैं, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो। दुष्यंत चौटाला बहुत ही बारीक पतली रस्सी पर चल रहे हैं और किसी तरह से अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। खट्टर सरकार भी यही कर रही है, लेकिन जनमत जबरदस्त तरीके से खट्टर सरकार के खिलाफ हो गया है। अब वो जनमत कितना दबाव बना पाता है इन जेजेपी के विधायकों पर, जो निर्दलीय विधायक हैं उन पर, और बीजेपी के अंदर भी इसका दबाव बन रहा है। ये और बात है कि बीजेपी के विधायक शायद भी अपनी सरकार के खिलाफ वोट न करें, लेकिन जेजेपी के विधायकों की संभावना है कि वो वोट कर सकते हैं। निर्दलीय विधायक भी खिलाफ जा सकते हैं। तो अगर ये जो वहाँ वोटों का गणित है विधानसभा में, अगर वो गड़बड़ाया तो खट्टर सरकार खट्टर की खटारा सरकार कल गिर सकती है। तो ये देखना है कि किसान संयुक्त मोर्चे ने जो अपील की है पूरे हरियाणा के लोगों से कि वो अपने विधायकों पर दबाव बनाएं और उनको कहें कि वो खट्टर सरकार के खिलाफ वोट करें। ये अपील कितनी कारगर होती है, कितने किसानों का दबाव हरियाणा के बन पाता है इन विधायकों पर, और अगर दबाव बन रहा है ये तो दिख रहा है, लेकिन कितना दबाव बनता है इस पर मनस्सर करेगा कि खट्टर की सरकार जाएगी या अभी उसे कुछ दिन की मोहलत और मिल सकती है। तो कल बहुमत परीक्षण का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि किसान आंदोलन का दबाव कितना बना है। एक तरह से इसका ये पैरामीटर भी बन गया है, ये एक मापक भी बन गया है कि किसान आंदोलन ने हरियाणा के नेताओं पर कितना दबाव बनाया है, या हरियाणा के नेता विधायक किसानों की चिंताओं को लेकर कितने चिंतित हैं, कितने व्यथित हैं और कितने उत्तेजित हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर द्वारा कराए गए जनमत सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन सकती है, तीसरी बार बन सकती है। हालांकि बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले काफी फायदा होने की बात ये सर्वेक्षण कर रहा है। सी वोटर के अनुसार पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया है
पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस राज्य में उसे 107 सीटें तक मिल सकती हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और बीजेपी को 2016 में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो सर्वेक्षण के अनुसार डीएमके के नेतृत्व वाला यूपीए सरकार बना सकता है। इस सर्वेक्षण पर भरोसा किया जाए तो यूपीए को 158 सीटें वहां मिल सकती हैं, जो पिछले चुनाव की सीटों से 60 अधिक होंगी। एनडीए सिर्फ 65 सीटों पर सिमट सकता है। 2016 में उसकी 136 सीटें थी। इसके अलावा 140 सदस्यों वाले केरल में इस बार फिर से वाम दलों के गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन सकती है। सर्वेक्षण के अनुसार एलडीएफ को 82 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 56 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी को बहुत अगर जोर लगाया तो 1 सीट मिलने की बात कही गई है। वहीं असम में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि सर्वेक्षण में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वो सरकार बना सकती है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एनडीए को 67 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को 57 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर जो अनुमान दूसरे सर्वेक्षणों से आ रहे हैं और जो चुनाव को समझने जानने वाले प्रेक्षक हैं, उनके भी यही अनुमान है। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बरकरार रहेगी और ये भी एक चमत्कार होगा, क्योंकि केरल में मतदाता हर चुनाव में सरकार बदलने के आदी रहे हैं। तो ये बहुत अरसे बाद होगा कि पहली बार कि कोई सरकार रिपीट हो रही है वहां पर। तो ये उस सरकार की खास बात होगी जिसने 5 साल इतने अच्छे से चलाया और अब उसको वोट मिलेगा। तमिलनाडु में सरकार बदलने जा रही है, स्पष्ट है। वहां भी उलटफेर होता रहता है और इस बार डीएमके की बारी है, तो डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन जीत सकता है। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। वेस्ट बंगाल में सब जानते हैं कि बीजेपी के शोर शराबे के बावजूद ममता बनर्जी चुनाव निकाल लेंगी और उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो सकता है, उनकी सीटें घटें। बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन जो इस सर्वेक्षण में कहा जा रहा है इससे थोड़ा सा ना इत्तेफाकी हो सकती है लोगों की, क्योंकि बीजेपी हो सकता है 3 से 30 और 60-70 सीटें तक पहुंच जाए, लेकिन 107 सीटों की संभावना कम दिख रही है। बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सीटें बढ़ने की भी इस बार संभावनाएं ज्यादा हैं। हो सकता है कि वो दोनों मिलाकर भी 80-90 सीट तक पहुंच जाएं। तो ये देखना होगा। लेकिन असम में जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, दरअसल उसमें बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है वो, क्योंकि दोनों के अगर सीटों के हिसाब से देखें, इस सर्वेक्षण के हिसाब से तो करीब 10 सीटों का फर्क दिख रहा है, लेकिन वोटों का जो गणित है उसमें केवल 2% का अंतर है ज्यादा से ज्यादा। और जो मार्जिन ऑफ एरर होता है इस तरह के संरक्षण में, उसमें 3% तक की होती है। तो अगर 3% वोट एनडीए के कम हो गए, बीजेपी के कम हो गए, तो जाहिर है कि यूपीए की कोई बहुत ज्यादा सीटें उससे इसके मुकाबले मिल सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि असम का खेल पूरी तरह से खुला हुआ है। अभी असम में ना बीजेपी ये दावा कर सकती है कि वो चुनाव जीत रही है और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ये कह सकता है कि वो चुनाव जीत रहा है। दोनों के लिए खेल खुला है। जो ज्यादा जोर लगा देगा उसकी नैया पार हो सकती है। लेकिन बाद में फिर से एक सावधानी, एक चेतावनी कि इन जनमत सर्वेक्षण पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं और चुनाव की पोलिंग के दिन तक कौन सी चीजें मतदाताओं के दिमाग पर हावी होंगी और किस तरह से वोट करेंगे ये किसी को पता नहीं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो जोर शुरू होगा उसका असर मतदाताओं पर अच्छा खासा पड़ने वाला है। असम की राजनीति थोड़ा और भी उलझी हुई है, क्योंकि इन 2 गठबंधनों के अलावा तीसरा गठबंधन भी है और 2 दल और भी हैं जो किसी भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर बीजेपी को, जो राइजर दल है वो, और दूसरा असम जातीयतावादी परिषद जो है वो भी चुनाव लड़ रही है, वो भी एजीपी और बीजेपी के वोट ही काट सकती है। तो देखना है कि उनका वो कितना नुकसान किसको पहुंचाती है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है।
अगली खबर लेंगे। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर इंग्लैंड के सांसदों की बहस को लेकर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर कुछ ब्रिटिश सांसदों के बीच ई याचिका पर बहस की निंदा की है। वो बहस ब्रिटेन की संसद परिसर में सोमवार को हुई। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि वह बहस गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा थी। बहस एक ई याचिका के जवाब में आयोजित की गई थी। ई याचिका 1 लाख हस्ताक्षर की सीमा को पार कर गई थी। इस सीमा को पार करना हाउस ऑफ कॉमन्स पिटीशन कमेटी द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए जरूरी होता है। ई याचिका के बाद इसी बहस को लेकर भारतीय उच्चायोग ने अपनी नाराजगी जताई और एक बयान जारी किया। इसने बयान में कहा है, हमें बेहद अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय झूठे दावे बिना किसी पुष्टि या तथ्यों के किए गए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र उसके संस्थानों पर संदेह जताया गया। इसने आगे कहा कि विदेशी मीडिया, जिसमें ब्रिटिश मीडिया भी शामिल है, भारत में मौजूद है और बातचीत के मामलों का गवाह है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की कमी का सवाल ही नहीं उठता। सोमवार को ब्रिटिश संसद ने भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता पर बहस करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया था। विरोध प्रदर्शनों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के कई सांसदों ने चिंता जताई। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि जब दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के महत्व को भी तवज्जो दी है। उसने कहा है कि भारत और ब्रिटेन बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की, मोदी सरकार की आलोचना हो रही, मोदी सरकार के कारनामों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आप याद कीजिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भी किया था। अमेरिका के एक प्रकोष्ठ ने भी ये बात कही थी। थनबर्ग के ट्वीट, रेहाना के ट्वीट को याद कीजिए। और अभी ये जो हाल में संसद में बहस हुई है ब्रिटेन की, वो भी उसके पहले विश्व स्तर पर बहुत सारे नेता इस पर टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया कितना निरंकुशवादी था, कितना तानाशाही पूर्ण था, किस तरह से दमन किया गया। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाई गई और गड्ढे खोदे गए, बाढ़ लगाई गई, तमाम तरह के इंटरनेट काट दिए गए, वगैरह वगैरह। उनको परेशान करने की हर संभव कोशिश की, उनको बदनाम करने की इस सरकार ने हर संभव कोशिश की। इसके पहले सीए के प्रदर्शनों के दौरान भी यही हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक भारत सरकार की आलोचना हो रही है। भारत सरकार ये सोचती है कि जो वो देश के अंदर कर रही है शायद दुनिया को पता नहीं होगा, दुनिया हम जो कहेंगे उसी को मान लेगी। ये बात नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में भी सब सच्चाई सबके सामने है। वो बेशक कहे कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया स्वतंत्र नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपनी स्वतंत्रता पूर्वक आपसे बातचीत कर पाते हैं। पूरा गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया केंचुआ मीडिया में तब्दील कर दिया गया है और सरकार डिजिटल मीडिया पर भी अंकुश लगाने के फेरे में है। उसने नियम कानून बना भी दिए हैं। तो कोशिश सरकार की हो रही है कि जो वो कहे उसी को सच मान लिया जाए, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। लेकिन दुनिया अंधी नहीं है, वो भी सच देख रही है। उसके पास भी सूचनाओं के अपने स्रोत हैं और सोशल मीडिया आदि के जरिए सूचनाएं पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो भारत सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब ये गुस्से का इजहार करने का कोई फायदा नहीं है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है दुनिया पर, क्योंकि वो जानती है कि भारत एक फांसीवादी रास्ते पर चल रहा है। भारत की सरकार अल्पसंख्यकों पर, पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है लगातार। आज की अंतिम खबर लेते हैं। मनसुख हिरेन की मौत के मामले का राजनीतिकरण शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख सचिन वजे कथित तौर पर मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल थे और उनको गिरफ्तार किया जाए। फडणवीस का कहना है कि घटना की पूरी जानकारी मनसुख की पत्नी ने उनको दी है। उन्होंने कहा कि मनसुख की पत्नी ने पुलिस को दिए अपने बयान में भी इसका खुलासा किया है। सचिन वजे ही वो अधिकारी हैं जिनको पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले की जांच सौंपी गई थी।
जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी वो मनसुख हिरेन की थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मनसुख का शव मिला था। तब कहा गया था कि मनसुख ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या के एंगल पर संदेह जताया गया। इस मामले में बाद में हत्या का केस दर्ज किया गया। फडणवीस ने सचिन वजे पर आरोप लगाया कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार वजे के पास पिछले 6 महीनों से थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन वजे ने मनसुख को उस दिन पूछताछ के बहाने बुलाया था, जिसके अगले दिन मनसुख की लाश कलवा की खाड़ी में मिली थी। फडणवीस ने विधानसभा में शिवसेना के एक स्थानीय नेता धनंजय गावड़े का भी नाम लिया, जिन पर सचिन वजे के साथ इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। फडणवीस ने यह भी कहा कि मनसुख के फोन की आखिरी लोकेशन धनंजय गौड़े के कार्यालय के पास दिखी। गौड़े शिवसेना के स्थानीय नेता है। एटीएस सूत्रों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र एटीएस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सचिन वजे से पूछताछ कर सकती है और सचिन वजे की मुश्किलें इस केस में अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फडणवीस के इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से बैकफुट में आ गई है। तो राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति से इतर ये देखा जाना चाहिए कि मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर सचिन वजे जिम्मेदार है तो एक पूरी जांच सरकार को बैठानी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को, और इस मामले में किसी को के साथ दिखते हुए उसे नजर नहीं आना चाहिए, किसी को बचाते हुए वो नजर ना आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। भले ही अगर कहीं उसके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है तो अपने नेताओं को भी पार्टी से बाहर करे, क्योंकि ये घटना पूरी सरकार की प्रतिष्ठा को और छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। फडणवीस निश्चित रूप से टारगेट इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना को फंसाने की नीयत उनकी है। और सचिन वजे तो खैर पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनके खिलाफ जांच की जा सकती है। उनको पार्टी से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जाहिर है कि चूंकि महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की है और शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए शिवसेना को इस सब से पाक साफ दिखना चाहिए। उसे इस मामले में सख्ती से पुलिस को पूरी छूट देते हुए कार्रवाई करने का अवसर देना चाहिए, एक निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई, वो हत्या थी या आत्महत्या थी, इसका पूरा सच सबके सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।